मुझे लगता है दिल्ली, मैंने पता किया था, यहाँ से काफी नजदीक है दिल्ली शहर। और वही दिल्ली है जिस दिल्ली को 13 महीने हमने, आपने, पंजाब, राजस्थान, पूरे देश के किसानों ने इसके पूरे बॉर्डर्स को 13 महीने के लिए सील कर लिया था 2020-21 में। और मुद्दे जो यहाँ उठाए जा रहे हैं, जो उठाए गए हैं, आप जानते हो, वो चाहे किसानों की 2020 से लेकर 2000 से लेकर 2025 तक फसलों की कम कीमत देने की वजह से जो उनका 125 लाख करोड़ रुपया शोषित किया है केंद्र या राज्य सरकारों ने, और उसके चलते हुए जो किसानों पर आज कर्ज हो गया है पूरे देश में लाखों करोड़ रुपए में, लेकिन वो जो उनका पैसा गया है उससे बहुत कम है, 5 गुना कम है। और किसान जब कहते हैं कि 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते से ज्यादा 10 दिन हो गए, पंजाब में फरीदकोट जिला में एक रेलवे लाइन के ऊपर 2 नौजवान किसान भाई, सगे भाई, वो आए और आराम से वो लाइन पर लेटे ट्रेन के नीचे आके उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। नौजवान भाइयों ने, वो चर्चा हो रही है पंजाब में। और वो क्यों की खुदकुशी, क्यों आत्महत्या की उन नौजवान भाइयों ने? क्योंकि उनका जो ये कॉटन की फसल थी, कपास की, या उसकी फसल जो उस पर कर्जा था, जब फसल जो बर्बाद हो गई, जब फसल को मंडी नहीं मिली, उससे इतना कर्ज हो गया कि दोनों भाइयों ने मिलकर एक दूसरे को हाथ बाजू पकड़ के ट्रेन के नीचे खुदकुशी कर ली। थोड़े दिन पहले हमारी यहां से एक टीम गई थी संयुक्त किसान मोर्चा की, अपने ये महाराष्ट्र में, विदर्भ एरिया में। वहां भी ये कपास की फसल होती है और कपास के किसानों में खुदकुशियां, आत्महत्याएं बहुत तेजी से हो रही थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक टीम भेजी वहां, और टीम से आके मेरे अपने संगठन का एक साथी गया था, उसने बताया कि एक किसान अपने सरकारी अधिकारी के पास गया, अपना जो उसकी फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा लेने के लिए। उसको जब जवाब मिल गया मुआवजे से, उसने अधिकारी के दफ्तर में ही खुदकुशी कर ली। और जब उसकी खुदकुशी का, आत्महत्या का उसके परिवार में उसकी पत्नी को पता चला, तो उसकी पत्नी ने अपने बच्चों के साथ घर में खुदकुशी कर ली, घर में आत्महत्या कर ली। यहां ही नहीं, जो साथी बता के गए हैं पहले अंग्रेज सिंह जी, कि जब कपास के ऊपर मोदी जी ने 15 अगस्त का भाषण लाल किले से देकर कपास का टैक्स 9% से 0% कर दिया, तो बड़े बड़े व्यापारियों ने कपास जो सस्ती मिल रही थी बाहर से आ रही, वो खरीदनी शुरू की। उन दिनों में उस महाराष्ट्र के विदर्भा एरिया में एक दिन में 15 किसानों ने आत्महत्या की, 15 किसानों ने। तो इसलिए मैं ये बात आपकी पंचायत में रखना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए कि देश या दुनिया में कौन सा वर्ग, कौन से वो लोग हैं एक वर्ग के पैदा करने वाले? वो मछुआरे हैं, वो कोई और कित्ते में है, कोई और पेशे में है, किसी और देश में है, जो इतने बड़े पैमाने पर खुदकुशी या आत्महत्याएं कर रहे हैं।
आप जानते हो, रोज अखबारों में आता है कि 2000 के बाद इस देश में लाखों, यानी आंकड़े सरकार कहती है 4 लाख 5 लाख, लेकिन आंकड़े इससे ज्यादा हैं। इससे ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं, खुदकुशी कर चुके हैं। सो जब ये बात आती है, जब ये आत्महत्याओं की बात आती है, तो दिगंबर जी ने आपके सामने रखा। मैं पंजाब से आता हूं, मैं बहुत ये बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि एक समय था जब पंजाब में खेती से मुनाफा होता था, फायदा होता था, मुनाफा होता था। लेकिन जो उन्होंने बात रखी उसको मैं आंकड़ों में नहीं, लेकिन ऐसे बताना चाहता हूं कि खाद, मशीनरी, डीजल, बिजली, दवाइयां, जो कीड़े मार दवाई, जो दूसरी दवाइयों के रेट बढ़ते गए, फसल का रेट उस पैमाने पर नहीं बढ़ा, जिसके चलते कहते हैं कि खेती का कारोबार घाटे की तरफ जाने लगा, नुकसान होने लगा। और दूसरी तरफ इसको यह बोला जा सकता है कि पूंजीपतियों के मुकाबले में खेती जो है मुकाबलतन, इसको इकोनॉमिक टर्म में बोलते हैं कि ये व्यापार में ये इट इज गोइंग अगेंस्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के विरोध में गया ये। तो उससे क्या हुआ? उससे कर्ज में किसान फंस गया। कर्ज में फंसने के साथ ही उसका जो एक शब्द बोलते हैं अंग्रेजी में डीपीजेंटाइजेशन, उसका मतलब ये है कि किसानों ने अपनी जमीन बेचनी शुरू की। बहुत सारे कारण है उसके, लेकिन अकेले पंजाब में कम से कम 3 से 4 लाख किसान परिवार अपनी जमीन बेचकर अब बिना जमीन के हैं, उनके पास लैंडलेस है, कोई जमीन नहीं है उनके पास। शायद एक प्रक्रिया डीपीजेंटाइजेशन, भूमिपति से भूमिहीन होने की शुरू हो गई, और लास्ट हुआ कर्ज से मौत, डेथ। और डेथ में भी पूरे देश में, जो पहले मैं बता रहा था आपको, पंजाब में नहीं, पंजाब में उतनी नहीं, लेकिन पंजाब में खुदकुशियां होती हैं, हुई हैं, हो रही हैं। लेकिन अब शुरू हो जाओ तेलंगाना से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कहां कौन सा स्टेट है जहां खुदकुशियां नहीं हो रही? और मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, किसानों के अलावा और खेतों में काम करने वाले, गांव में काम करने वाले मजदूरों के अलावा बहुत सारे लोग खुदकुशी करते हैं, यूथ भी, नौजवान भी करते हैं किसी अलग कारण से। लेकिन अपनी घर की हालत में गरीबी के चलते हुए, कर्ज के चलते हुए, फसल का नुकसान होने के कारण, फसल का मंडी न मिलने के कारण, जो मैंने बताया, या आज भी बल्कि ये चीजों के चलते खेती किसानी आज एक संकट में है। इसको बोलते हैं किसानी का संकट, खेती का संकट। ये है संकट। और संकट के लक्षण जैसे होता है ना, बीमार के पास, डॉक्टर के पास जाता है एक मरीज बोलता है डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया, तो डॉक्टर 3-4 सवाल पूछता, बुखार कितना हुआ, क्या साथ में आपको झाड़ा लगा, शिवरिंग हुई, क्या आपको पसीना आया, आपको खांसी तो नहीं, गला तो नहीं खराब? ये है डॉक्टर, वो लक्षण जानना चाहता है कि इसको मलेरिया है या टाइफाइड है या टीबी है या कोई और बीमारी है। उसी तरह से खेती को लगने वाली संकट की बीमारी के भी लक्षण है। कोई वैसे नहीं बोल रहे हम
कि हमें यूनियन का झंडा पकड़ लिया है, इसलिए हमको ये बात करनी है। देश के अर्थशास्त्रियों, खेतीहर अर्थशास्त्रियों, समाज शास्त्रियों और खेती में लगे हुए जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये कारणों के चलते हुए ये संकट आया है, इसके ये लक्षण हैं और इसका इलाज ढूंढना होगा। रोज अखबारों में बहुत सारे आर्टिकल लेख छपते हैं, टीवी में बहस होती है, रेडियो में बहस होती है, यूनियनों में चर्चा होती है, लीडर चर्चा करते हैं और आज की सभा भी शायद इसीलिए ही है कि हम इन बातों के ऊपर कुछ सीख के जाएं, सोच के जाएं। और मैं जो बात आपको कह रहा था उस पर मैं फिर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो महामारी आत्महत्याओं की है साथियों, इस देश में गांव के लोगों के अलावा और कोई खुदकशी इस तरीके से नहीं कर रहा है। जो एक फिनोमेना, जो एक वर्तारा, जो एक प्रक्रिया बन चुकी है हमारे देश में, खेती में लगे हुए किसानों की आत्महत्याओं को हम देखने को मिलती है। इसमें सरकार की नीतियां, सरकार का निजी जो घराने हैं उसका खेती को खोल देना, खेती को जो नीतियां वो लाए, जैसे मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार लाई थी और नई खेती बनाई थी, उसमें उसकी पॉलिसी, वो सारी चीजें आती हैं और वो सारी चीजें आने के कारण ही लगता है कि किसान को, जो हमारे एक साथी जहां बोल के गए थे, मैं उसका आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि मैं उसका चश्मदीद गवाह भी हूं। मध्य प्रदेश की पिपलिया मंडी मंदसौर जिले में जब 5-6 किसानों की मौत हुई थी, शहीद हुए थे, तो उनका एक ही मुद्दा था किसानों का। वो कहते थे कि सरकार ने गेहूं का रेट ये ऐलान किया है, हमारी मंडी में हमें रेट क्यों नहीं मिलता जब पंजाब में मिलता है, हरियाणा में मिलता है। तो मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी में 6 नौजवान किसानों को, जिनकी उम्र 25-30 साल से कम थी, बिल्कुल ब्लैंक पॉइंट से गोली मार के मारा गया था, शहीद किए गए थे। और वो एक ऐसा टाइम था 17 का, जून 6-17 का, जिसके बाद हिंदुस्तान के किसानों ने एक होने की कोशिश की। उसकी पहली बैठक हुई अपने जंतर मंतर में, जो फेल हो गई। दूसरी बैठक हुई गांधी पीस फाउंडेशन में, जो कामयाब हो गई, जिससे लगातार फिर किसान आंदोलनों के जो संगठन थे वो मिलते रहे और अल्टीमेटली 2020 में आके उसकी लगातारता में जो देश का आंदोलन था, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि उस समय कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था। कोरोना के लॉकडाउन में पंजाब के किसानों ने देशव्यापी आ रहे आंदोलन के जो भी कॉल्स थी, जो भी संदेशा था, उसको इम्प्लीमेंट किया। और जब 3 कानून आ गए, 3 कानून के बाद पंजाब के किसानों के संगठनों ने, जो उस समय उस मोर्चे में थे, जो मंदसौर के किसानों की शहादत के बाद बना था, उन्होंने उस मोर्चे के प्रोग्राम्स को लागू किया और फिर जो बचे हुए किसान संगठन थे पंजाब के, उनको भी साथ लिया और सबने मिलकर, मैं इतना आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबने 25 सितंबर को पूरे पंजाब को ऐसे बंद कर दिया, एक भी रेड़ी, एक भी दुकान, एक भी साइकिल, एक भी रिक्शा नहीं चला था। इसके बाद 1 अक्टूबर को पंजाब के किसानों ने पूरे टोल प्लाजे खोल दिए, पूरे रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद कर दिए, पूरे जो अडानी अंबानी के जो भी कारोबार थे वो बंद कर दिए और बीजेपी के नेताओं के घरों के सामने एक आंदोलनकारी धरने लग गए। इसके बाद शुरू होता है दिल्ली की तरफ आने का फैसला। इसी दौरान पूरे देश के किसान संगठनों और मोर्चों की मीटिंग होती है
अक्टूबर लास्ट में और नवंबर शुरू में, और 26 नवंबर को काफिले दिल्ली की तरफ पूरे देश से मार्च करते हैं। और पंजाब से चले हुए, हरियाणा से चले हुए काफिले, जो उनके ऊपर गैस फेंकी जा रही थी, पानी फेंका जा रहा था, खंडकें खोदी जा रही थी, तमाम को सरपास करते हुए दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच गए। और आगे आप जानते हो 13 महीने दिल्ली को घेर के रखा। और 20 नवंबर 2021 को वही मोदी जी जिन्होंने पार्लियामेंट के 3 कानून पास किए थे, उन्होंने आके टीवी के ऊपर बोला, अपना ही थूका हुआ चाटा उन्होंने, मैं 3 कानून वापस लेता हूं। और ये पहली बार हुआ देश के इतिहास में कि किसी संसद में पास किए हुए कानून, वही संसद उन कानूनों को वापस करे, खत्म करे। अभी तक नहीं हुआ इस देश के इतिहास में। इसलिए आज मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि साथियों, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत बड़े हमारे ऊपर, हमारे लिए बहुत सारे ऐसे किसानों और मजदूरों के लिए हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। बिजली बिल है, सीड बिल है, नरेगा का कानून हो गया है, 4 लेबर कोड है, अभी ये ट्रेड के बारे में साथियों ने बोल दिया, मैं इतना नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, लेकिन ये हमारे लिए फांसी का फंदा है सारे। इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली के पड़ोस में आपसे बात कर रहा हूं, जरा सोचिए, आज 2026 का अप्रैल है, 2029 में दोबारा केंद्र की सरकार बननी है और 2027 में यूपी और पंजाब के इलेक्शन होने हैं। क्या ऐसी हालात बन सकते हैं कि यूपी का ये एरिया जिसमें किसान एकता केंद्र और बीकेयू और बाकी संगठन हैं जो दिल्ली के साथ सटे हुए हैं, और पंजाब और हरियाणा के बड़े संगठन तकड़े होके क्या 1.5-2 साल में, 1.5-2 साल में, 2.5 साल में, क्योंकि उसके बिना आपकी कोई बात सुनेगा नहीं, धरने हो जाएंगे, ज्ञापन दिए जाएंगे, लेकिन काम करने वाली सरकार बैठी है दिल्ली में। उसको अगर चुनौती देके उसको ललकारा नहीं जाता, उसको चेतावनी नहीं दी जाती और उसके साथ आमने सामने होके उसके साथ लड़ाई का बिगुल नहीं बजाया जाता, तो हमारे सम्मेलन जो है इनका कोई काम नहीं, हमारी संगठनों का कोई काम नहीं है, हमारे मोर्चों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम छोटे मोटे काम करवाते रहते हैं, रोज करवाते हैं। पंजाब सरकार से भी हमने लैंड पूलिंग पॉलिसी, जिसका 65-70 हजार एकड़ सरकार कब्जा करने जा रही थी, वो लैंड पूलिंग पॉलिसी पंजाब के किसानों ने वापस करवाई, मिलके करवाई। ऐसे ही मार्केटिंग पॉलिसी आई थी, वो असेंबली में उसको रद्द करवाया। ये ट्रेड डील के बारे में भी पंजाब की असेंबली ने इसको रद्द किया। लेकिन अगर हमको नीतियों के खिलाफ लड़ाई में उतरने का हमारा रोड मैप हमको क्लियर होना चाहिए। देखिए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, राजस्थान के कुछ जिले, हम जाट लोग हैं या जट लोग हैं या खेती करने वाले लोग हैं, हम दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं। हमारी रगों में, हमारी आंतड़ियों में, हमारे खून की नाड़ियों में एक जैसा खून चलता है और हमारे अंदर दिल्ली दरबार के खिलाफ एक लड़ने की नफरत है, एक शक्ति है, एक आकांक्षा है इस चीज की। खुश हो जाते हैं पंजाब के लोग भी दिल्ली के खिलाफ लड़ने चाहिए। इसलिए हमें ये तय करना होगा किसान संगठनों को कि कब वो अच्छा दिन आएगा, मुहूर्त निकलेगा, जिस दिन फिर, उस समय तो हम आए थे हजारों में, जिस दिन हम इन 5 प्रांतों से कम 1 लाख आदमी, 5 लाख लोग दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और मैं यहां से वादा करता हूं, दावा भी करता हूं कि दुनिया की कोई ताकत फिर उन 5 लाख लोगों को रोक नहीं सकेगी। लेकिन इसकी तैयारी करनी, क्योंकि देखिए, किसी भी लड़ाई के लिए, किसी भी युद्ध के लिए, किसी भी
जीत प्राप्त करने के लिए हमें अपना असबाब तैयार करना होता है, हमारा रास्ता तैयार करना होता है, हमारा निशाना तय करना होता है। अगर वो नहीं तो हम दिन में कुछ, रात में कुछ, अगले दिन कुछ, अगले उससे दिन कुछ करते रहेंगे। लेकिन हमें अपना, अगर ये पूरी चीजें, क्योंकि देखिए आज जिस स्थिति में हम आपसे बात कर रहे हैं ना, ये दुनिया में और भी खतरनाक परिस्थिति बन चुकी है। आने वाले दिनों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ये फर्टिलाइजर, खाद, इनका गहरा संकट होने जा रहा है। कल दिन में जो रात में बात हो रही थी ईरान की और अमेरिका की, वो फेल हो गई है। और उसके अगर युद्ध आगे चलता है तो युद्ध केवल ये नहीं कि गैस नहीं मिलेगी, डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, बल्कि उससे पैदा होने वाली तमाम चीजें बाजार में नहीं मिलेगी। यूरिया नहीं मिलेगा, डीएपी नहीं मिलेगा, पोटाश नहीं मिलेगा। इसलिए उसको अमेरिका जो एक थानेदार का जो रोल कर रहा है पूरी दुनिया में, उसको भी गिराने के लिए, उसको भी सुलझाने के लिए एक बड़ी ताकत की, और हिंदुस्तान के लोग जो हैं ये अपने आप में एक बड़ी ताकत है। देखिए मैं पहले भी किसी से बात कर रहा था कि थोड़े दिन पहले नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में लोगों ने उठ के बड़े बड़े आंदोलन किए, सरकारें बदल दी, लेकिन उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में बहुत कम हुआ। लेकिन हिंदुस्तान का जो किसानों का आंदोलन था, उसका असर जरूर ही पूरे देश में, पूरी दुनिया में हुआ। और अगर ये किसान आंदोलन आने वाले समय में मजदूरों और किसानों का, जो हम तालकटोरा स्टेडियम में ज्वाइंट ऐलान किए थे, किसानों और मजदूरों का और पूरे जन आंदोलन, माइनॉरिटीज का साथ, महिलाओं का साथ, आदिवासियों का साथ, दलितों का साथ, अगर सबका एक बड़ा जन आंदोलन दिल्ली की तरफ बढ़ेगा तो मैं वादा करता हूं कि उसका असर पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर होगा और दुनिया में एक नई लहर चलेगी, जिसके लिए हम आज पंचायत में अपनी मीटिंगों में, अपनी चर्चाओं में हमेशा सोचते हैं। और मेरा इतना ही आपको संदेशा है कि व्यवहारिक तौर पर हम कैसे जीत प्राप्त करें, किस रास्ते पर चले, क्या निशाना हो, इसके ऊपर ज्यादा आंदोलनकारियों को ध्यान देना चाहिए। चीजों को समझना भी चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं समझना चाहिए, लेकिन समझना ही नहीं चाहिए, चीजों को समझ के बदलना कैसे है, इस पर हमें जोर लगाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।